की बात है। एक खूबसूरत पहाड़ियों के दामन में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। गांव में न तो बड़ी सड़कें थीं, न ही शहर जैसी चमक दमक, लेकिन हर तरफ सब्जा, खुशबूदार हवाएं और साफ नीला आसमान था। यहाँ के लोग मेहनती, सादा और मोहब्बत करने वाले थे। इसी गांव के कोने में एक पुराना सा लेकिन साफ सुथरा घर था। उसी घर में रहती थी महाविश, एक 18 साल की नाजुक सी लड़की जिसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ जिंदगी के दुखों का अक्स भी छुपा होता था। उसका चेहरा जैसे किसी फूल की पत्ती और दिल जैसे शफ्फाफ चश्मा। महाविश अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके वालिद का साया उसके बचपन में ही उठ गया था। माँ ने तन तनहा अपनी बेटी की परवरिश की, लेकिन वक्त के साथ साथ गम ने उसे खोखला कर दिया। अब वो चारपाई पर पड़ी रहती, सांसों के सहारे जीती थी। महाविश ही घर का वाहिद सहारा बन चुकी थी। घर के आंगन में 2 बड़े से आम के दरख्त थे। उन्हीं दरख्तों के साए में महाविश ने अपना बचपन गुजारा था। वो दरख्त जैसे उसके बाप की निशानी बन चुके थे। हर साल जब आम पकने लगते, महाविश टोकरी लेकर दरख्तों पर चढ़ती, आम तोड़ती और फिर गांव की गलियों से आवाजें लगाती बाजार तक जाती। आम ले लो, मीठे आम, प्यार से पाले हुए आम। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश होती थी, जैसे हवा भी थम कर सुनने लगती हो। महाविश सिर्फ एक नाम नहीं, एक फसाना थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे गांव में था। लंबे रेशम जैसे काले बाल जो उसकी कमर से नीचे तक बहते थे, आंखें जैसे सावन के बाद खुले नीले आसमान की तरह शफाफ, और रंगत ऐसी जैसे चांदनी रात। जब वो मुस्कुराती तो गांव के बूढ़े भी अपने बचपन की मोहब्बतें याद करने लगते। हर रोज जब वो आमों की भरी टोकरी सिर पर रखकर गांव की गलियों में निकलती तो हर निगाह उस पर ठहर जाती। औरतें रश्क से उसे देखती, मर्द छुप कर नजरें जमाते, बच्चे तक उसके पीछे पीछे दौड़ते। मगर महाविश, वो तो जैसे इन सब से बेखबर थी। न गुरूर न दिखावा, एक आजिजी, एक सुकून और सादगी उसके हर अंदाज में झलकती थी। वो आवाज लगाती, मीठे आम ले लो, नूरपुर के आम, प्यार से पाले आम। लोगों का हुजूम लग जाता, पर वो किसी की आंखों की चमक को न देखती, किसी की बातों का मतलब न लेती। वो सिर्फ आम बेचती और अपनी बीमार माँ के लिए दवा, खाने का सामान और जरूरत की चीजें खरीदती। गांव की कुछ लड़कियां उसकी खूबसूरती से जलती थीं, कुछ मर्दों की नजरें हवस से भरी होती, कुछ जबानें उसके खिलाफ झर उगलती थीं, मगर महाविश का ध्यान बस अपने रब, अपनी माँ और उन आमों के दरख्तों पर होता जो उसके बाप की आखिरी निशानी थे। दिन के दूसरे पहर का वक्त था। सूरज तप रहा था, मगर आंगन के दरख्तों ने आधा आंगन ठंडी छांव में ढंक रखा था। महाविश की माँ ज़ैनब बीबी हमेशा की तरह अपनी पुरानी लर्जती चारपाई पर लेटी थी। उनकी सांसें धीमी, थकी हुई थीं और आंखें छत के एक कोने में अटकी हुई, जैसे किसी बहुत पुरानी याद को देख रही हूं। अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। ज़ैनब बीबी चौंक गई। वो तो मुद्दत से उस दरवाजे की आवाज सुनने की आदी नहीं थी। उनके दर ओ दीवार सन्नाटे के आदी हो चुके थे। बमुश्किल कमर सीधी की और दरवाजे की तरफ नजरें दौड़ाईं। दरवाजे पर गांव की 4 औरतें खड़ी थीं। उनके चेहरों पर अजीब सी सख्ती और जबानों पर झर था। वो अंदर आईं बिना इजाजत, जैसे उनके दिलों में कोई गिला हो जो उबल रहा हो। एक औरत ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे बीबी, बड़ी शान से बेटी पाल ली तुमने, अब जरा उसे लगाम भी दे दो। ज़ैनब बीबी का चेहरा जर्द पड़ गया। उनका दिल धड़कने लगा। क्या हुआ मेरी महाविश को? दूसरी औरत, जो हमेशा अपनी बेटी की निस्बत महाविश से जलती थी, तंज से बोली, क्या हुआ? अरे बीबी, सारा गांव देख रहा है, बस तुम नहीं देख रही। वो गलियों में दिन दहाड़े दंदनाती फिरती है। लंबे खुले बाल, वो गोरा रंग, वो अदाएं, जवान जहान बेटी है और अकेली बाजार जाती है। तुम्हें जरा ख्याल नहीं? तीसरी ने कहा, हमारी बेटियां तो पर्दे में बैठती हैं और तुम्हारी महाविश है कि रोज बाजार का चक्कर लगाती है। मर्द तो मर्द, अब तो लड़कियां भी उसकी नकल करने लगी हैं। ज़ैनब बीबी की पलकों का झपकना भूल गया। जबान जैसे सूख गई हो। उनके हाथ कांपने लगे। उनके दिल में एक कांटा चुभा जो इन औरतों की जबानों से भी ज्यादा तेज था। वो जानती थीं, महाविश बेहद नेक है। वो कभी भी गलत इरादे से बाहर नहीं निकली। वो हर दिन मेहनत करती है सिर्फ उनके लिए, मगर दुनिया की आंखों में आंसू भरा, दुनिया की नजर। वह कुछ बोल न सकी, सिर्फ खामोशी से नजरें झुकाए बैठी रहीं।
वो औरतें तो जैसे वार करने आई थीं। किसी को महविश की खूबसूरती से हसद था, किसी को उसकी इज्जत से जलन, और किसी को अपने मर्दों की नजरें महविश की तरफ जाते देखकर खौफ। जब सब कुछ कह चुकी तो एक आखिरी तीर भी चलाया गया। याद रखो बीबी, ये हुस्न ज्यादा दिन नहीं चलता। लोग पूजा नहीं करते, नोच लेते हैं। तुम अभी वक्त पर हो, वरना कल को पछताओगी। ज़ैनब बीबी का दिल जैसे छलनी हो गया। उन औरतों के कदमों की छाप दूर होती गई, मगर उनके अल्फाज दीवारों पर छप गए। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा रह गया और ज़ैनब बीबी के बहते आंसू। वो चारपाई पर लेटी मुंह छुपाकर रोने लगी। उनका दिल चिल्ला चिल्ला कर कहता था, नहीं, मेरी महविश ऐसी नहीं, वो तो मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा। मगरिब का वक्त करीब था। आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें जर्द नारंगी रंग में बिखरी हुई थीं। गांव के कच्चे रास्ते पर मिट्टी की खुशबू के साथ एक खामोश उदासी बिखरी हुई थी। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। ज़ैनब बीबी ने चौंक कर सर उठाया। दरवाजे की दर्ज से रोशनी की एक लकीर अंदर आई और फिर वही मानूस आवाज, महविश। दरवाजा खोलकर वो अंदर आई और जैसे ही रोशनी ने उसके चेहरे को छुआ, ज़ैनब बीबी का दिल भर आया। उसकी बेटी का चेहरा जर्द हो चुका था। थकन उसके वजूद से झलक रही थी, जैसे दिन भर सूरज उस पर बरसा हो। होंठ सूखे, आंखों में नमी और हाथों की उंगलियां मिट्टी से अटी हुई थीं। वो टोकरी को सहन में रखते रखते जैसे लड़खड़ा गई हो। ज़ैनब बीबी ने अपनी नम आंखों से देखा और दिल की गहराई से एक कसक उठी। ये उम्र खेलने की थी, हंसी के दिन थे ये, और ये बच्ची बोझ ढो रही है। महविश अब उनके करीब आ गई थी। वो चारपाई के किनारे बैठ गई और मां की झुर्रियों से भरी हथेली को अपने नर्म हाथों में थाम लिया। अम्मा, उसकी आवाज धीमी और पुरसोज थी। क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। कोई बात है ना? कुछ छुपा रही हैं? ज़ैनब बीबी ने पलकों को झपका, आंसू वापस अंदर धकेले और मुस्कुराहट का खोल चेहरे पर चढ़ाया। नहीं बेटी, मुझे क्या होना है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। जरा दिन में सर्दी लग गई शायद, बस यूं ही थकी थकी हूं। महविश ने मां की आंखों में छुपी सच्चाई को महसूस तो किया, मगर उनकी कमजोरी को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। कुछ लम्हे वो खामोश बैठी रही, फिर मां के माथे पर नरमी से हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा, आप आराम करें, मैं खाना बनाती हूं। ज़ैनब बीबी ने उसके हाथ को थाम कर रोकना चाहा, जैसे कहना चाहती हूं, न जा, अभी पास बैठ जा, मैं टूट रही हूं अंदर से। मगर वो खामोश रही। बेटी के अज़्म के सामने मां की कमजोरी छुप गई। महविश धीरे से उठकर किचन की तरफ चल दी। उसके पांव थके हुए थे, मगर नीयत में लौ थी। किचन में दाखिल होते ही उसने लकड़ियों को चूल्हे में तरतीब दिया। माचिस की तीली जलाई और शोला जलते ही दीवारों पर मध्यम रोशनी बिखेर दी। वो कुछ लम्हे यूं ही आग को देखती रही, जैसे अपने अंदर के दर्द को भी उन शोलों के सुपुर्द करना चाहती हो। फिर आटे की सन्हियां हाथ में ली और हाथ चलाने लगी। पसीने के कतरे उसकी पेशानी से टपकने लगे, मगर वो रुकने वाली न थी। रात की खामोशी गांव के आसमान पर चादर की तरह फैल चुकी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की मध्यम आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट पूरे माहौल में फैली हुई थी। छोटे से कच्चे घर में सहन के दरख्त साए बिछा रहे थे। ज़ैनब बीबी अपनी दवाइयां खाकर अंदरूनी कमरे में सो चुकी थी। महविश ने भी सालन और रोटी के बर्तन धोकर सब समेटा और फिर अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया, चादर ओढ़ी और जैसे ही चारपाई पर लेटी, उसके थके हुए जिस्म ने सुकून की सांस ली। पलकें बोझल हो चुकी थीं और जहन में सहन के आम के दरख्तों की झलकियां उभर रही थीं। मगर नींद अभी आई ही थी कि टिक टिक, खिड़की के पास हल्की सी दस्तक हुई। महविश की आंखें एकदम खुल गईं। वो घबरा कर उठ बैठी। कुछ देर साकित बैठी रही, फिर जल्दी से बल्ब जलाया। कमरे की जर्द रोशनी ने हर कोने को रोशन कर दिया, मगर वहां कोई नहीं था। खिड़की बंद, दरवाजा बंद, सब कुछ मामूल के मुताबिक। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और दोबारा चादर लपेट कर लेट गई। लेकिन चंद लम्हे ही गुजरे थे कि वही टिक टिक फिर से, और अब के बार उसके नथनों से एक अजीब सी खुशबू टकराई। कोई अन्न देखी, अन्न सुनी खुशबू, न फूलों जैसी न इत्र जैसी, बल्कि एक ऐसी महक जैसे पुरानी यादें, जैसे किसी ने बरसों बाद आवाज दी हो। महविश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आहिस्ता से उठकर खिड़की के करीब गई। हाथ लरजता हुआ था,
मगर ताज्जुब गालिब था। जैसे ही उसने खिड़की का पट खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, ऐसा झोंका जिसमें कई राज छुपे थे। फिर उसी लम्हे एक आवाज, निहायत धीमी धीमी, जैसे कोई सदियों पुरानी लय में कोई गीत गुनगुना रहा हो। आवाज में ऐसा जादू था कि महविश का दिल जैसे किसी और दुनिया में चला गया हो। वो आवाज, वो लय, वो खुशबू, सब कुछ ऐसा था कि वो एक पल को अपना वजूद भूल गई। ये कौन है? उसने धीरे से सरगोशी की, मगर जवाब हवा में तहरीक हो गया। अब उसने खिड़की से बाहर झांका। सहन सुनसान, खामोश। आम के दरख्त साकित खड़े थे, मगर महविश को लगा कि वहां से आवाज आ रही है। दिल की धड़कन बढ़ गई। चप्पलें भी न पहने वो नंगे पांव ही कमरे से निकली, सहन में आई। आसमान पर चांद हल्का था, सितारे जैसे सहमे खड़े थे। कौन है? उसने पुकारा, मगर जवाब सिर्फ खामोशी। आवाज दरख्तों के दरमियान से आती थी, मगर जब वो वहां पहुंची कोई न था। हवा रुक चुकी थी, खुशबू तहरीक हो चुकी थी, और दरख्त ऐसे थे जैसे कुछ छुपाए बैठे हों। अब महविश को वाकई खौफ महसूस हुआ। वो पीछे मुड़ी और दौड़ती हुई कमरे में वापस आई। दरवाजा बंद किया, चिटखनी लगाई और चारपाई पर लेट गई। चादर को मुंह तक खींच लिया और लरजते लबों से आहिस्ता आहिस्ता आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में चली गई थी। सुबह का सूरज सहन में धीरे धीरे उतर रहा था। परिंदों की चहचहाहट, दरख्तों की हल्की हल्की सरसराहट और किचन से आती लकड़ियों के जलने की धीमी आवाज महविश के कमरे में गूंज रही थी। महविश की आंख खुली तो उसने पलकों पर कुछ बोझ सा महसूस किया। एक अजीब सा ख्वाब या शायद हकीकत। अचानक उसे रात का वो मंजर याद आया, वो खुशबू, वो आवाज और वो पुरस्रार दस्तक। दिल जैसे कांप सा गया। महविश फौरन उठ बैठी और इर्द गिर्द देखा। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। खिड़की बंद, रोशनी छन कर अंदर आ रही थी और उसकी मां सहन में आहिस्ता आहिस्ता कुछ खांस रही थी। ये सब वहम था, हाँ बस वहम, उसने खुद को झिझक कर कहा। फिर वो कमरे से निकली, जल्दी जल्दी मां के लिए चाय बनाई, झाड़ू दी, पानी भरा और आम तोड़ने के लिए सहन में आ गई। दोनों दरख्तों पर आम खूब पक चुके थे। हर आम को चुनते हुए वो खुद को मसरूफ रख रही थी, जैसे रात की उलझन को जहन से धकेलना चाहती हो। कुछ ही देर में वही रोज का मामूल। टोकरी में आम रखे, सर पर उठाए, दुपट्टा संवारा और गांव की गलियों की तरफ चल पड़ी। सूरज की रोशनी में उसके चेहरे पर एक खास दमक थी। लंबे बाल दुपट्टे के अंदर से झलक रहे थे और हर कदम नरमी से मिट्टी पर पड़ता था। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। जैसे ही वो एक सुनसान गली में पहुंची, वही गली जहां से रोज गुजरा करती थी, अचानक सामने से आते एक नौजवान से टकरा गई। ठा! टोकरी उसके सर से लुढ़क गई। आम जमीन पर बिखर गए। कुछ लुढ़क कर नाली की तरफ जा निकले। ओह! वो चौंकी, फिर गुस्से से नौजवान की तरफ देखा और तीखे लहजे में बोली, अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? तुमने मेरे सारे आम गिरा दिए। नौजवान थोड़ी देर के लिए साकित खड़ा रहा, फिर उसने आहिस्ता से नजरें उठाईं और महविश के ग्योदम जैसे जमीन से जुड़ गए। वो एक गैर मामूली चेहरा था, शफाफ, गोरा, नीली आंखें, जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। बाल स्याह मगर हल्के हल्के सुनहरी छांव लिए हुए। लिबास साफ मगर कुछ ऐसा जो गांव के लोगों जैसा न था। वो आंखें जैसे महविश की रूह तक झांक रही हों। एक पल को महविश अपनी सांसें भूल गई। नौजवान की आवाज नरम थी, मुझे अफसोस है, मुझे वाकई नजर नहीं आया। आप माफ कीजिए, अगर चाहें तो मैं आमों के पैसे दे देता हूं। महविश ने झटके से होश संभाला, नजरें नीची की और बोली, नहीं चाहिए पैसे। फिर झुककर जल्दी जल्दी आम समेटे, टोकरी में रखे और गली के दूसरे सिरे की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कौन था? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। गांव में ये नया है। नीली आंखें, कोई गैर मुल्की है क्या? ख्यालात उमड़ने लगे। उसने एक बार मुड़कर देखा। वो नौजवान अब भी वहीं खड़ा था, खामोश, और नजरें अभी तक महविश का ताकुब कर रही थी। महविश ने फौरन नजरें फेर ली, दुपट्टा संवारा और अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। बाजार पहुंचकर वो आम तो बेच रही थी, मगर दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, वो नीली आंखों वाला नौजवान। गाहक आ रहे थे, आम खरीद रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर महोश की समात जैसे सबसे कटी हुई थी।
वो बस एक ही बात सोच रही थी, नाम तो पूछ लेना मगर चाहिए दिल कुछ था। और कह रहा था। फिर खुद ही पूरा शर्मा कर दिन बोली, महविश का ये दिल मैं क्या उलझा सोच रहा। रही हूँ? जैसे मुझे किसी उससे क्या? अनजानी खुशबू ने उसकी रूह को छू लिया। शाम की नरम रोशनी गांव की गलियों पर सुनहरी चादर की तरह फैल चुकी थी। आसमान पर परिंदे वापस अपने घोंसलों को लौट रहे थे और दूर से मस्जिद की अजान की आवाज आ रही थी। महविश आम बेचकर घर की तरफ वापस लौट रही थी। टोकरा अब खाली था, मगर दिल भरा हुआ, जैसे अंदर कोई नई चीज जागी हो। उसके चेहरे पर एक अनजानी मुस्कुराहट थी, वही जो बेख्तियार आ जाए जब दिल किसी नई कैफियत से दो चार हो। जैसे ही वो उस सुनसान गली से गुजरी जिसे वो दिन में अबूढ़ कर चुकी थी, एक बार फिर वही नौजवान उसे थोड़े फासले पर खड़ा दिखाई दिया। महविश का दिल एक पल को ठिठक सा गया। यही तो वो था, दिल ने सरगोशी की। नौजवान उसे देखकर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। उसकी आंखों में वही नरमी, वही सवाल। महविश थोड़ा उलझी और पूछा, आप यहाँ? नौजवान ने धीरे लहजे में कहा, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? महविश ने चौंक कर पूछा, मदद? कैसी मदद? नौजवान ने एक गहरा सांस लिया और बोला, मैं यहाँ नया आया हूँ, एक काम के सिलसिले में भेजा गया था, मगर अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। ये गांव मेरे लिए अजनबी है। क्या आप मुझे ऐसा कोई घर बता सकती हैं जहां मैं रात गुजार सकूं? या अगर इजाजत हो। वो कुछ लम्हे खामोश हुआ, फिर नरमी से बोला, क्या मैं आपके यहाँ रात रह सकता हूं? महविश कुछ लम्हों के लिए साकित रह गई। आंखें हैरत से खुली हुई थीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। एक अजनबी, एक ऐसा शख्स जो इतना दिलकश था और जो उससे पनाह मांग रहा था। फिर जाने क्यों, दिल ने फैसला कर लिया, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। महविश ने नरमी से कहा, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ रहती हैं। आप मेहमान हैं और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। नौजवान की आंखों में एक चमक सी लहराई। उसने दिल से मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। ठीक उसी लम्हे गांव की दो लड़कियां सामने से आती दिखाई दी। वो दोनों महविश को अजनबी नौजवान के साथ खड़ा देखकर हैरत में डूब गईं, फिर एक दूसरे की तरफ नजरें डालकर आंखों से इशारे करने लगीं। उनके चेहरे पर हसद साफ दिखाई दे रहा था। इतना हसीन नौजवान और वो महविश से बात कर रहा था। ये मंजर उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दोनों कुछ कहते हुए तेजी से गुजर गईं, मगर उनके चेहरों पर जलन और चुभती हुई नजरें महविश को महसूस हुईं। महविश ने दिल को संभाला और नौजवान के हमराह घर की तरफ रवाना हो गई। दरवाजे पर पहुंचकर महविश ने सहन में खड़ी अपनी मां को आवाज दी, अम्मा देखें, एक मेहमान आया है, रास्ता भटक गया है। ज़ैनब बीबी चारपाई पर नीम दराज थी। उन्होंने महविश की बात सुनी और सर हिलाकर बोली, अच्छा बेटी, मेहमान है, अंदर ले आओ, मुसाफिर होगा, थका हुआ होगा, कुछ खाने को दे देना। महविश के चेहरे पर सुकून सा आया। उसने नौजवान को अंदर आने का इशारा किया, फिर उसे सहन के किनारे वाले कमरे की तरफ ले गई। दरवाजा खोलकर नरमी से बोली, ये कमरा आपके लिए है, आराम कीजिए, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नौजवान ने एक बार फिर मुस्कुराकर सर हिलाया। बहुत शुक्रिया महविश। उसका नाम उसकी जबान से सुनकर महविश के कदम एक लम्हे को रुक गए। मैंने तो नाम नहीं बताया था। दिल में हल्की सी सरसराहट हुई। फिर उसने खुद को समझाया, शायद दिन में किसी से सुन लिया होगा। वो खामोशी से किचन की तरफ चली गई। चूल्हे में लकड़ियां डालें, आग जलाई और बर्तन निकाले। आज वही रोटियां, वही सालन, मगर दिल की हालत कुछ और थी। खाना खाने के बाद महविश ने सारा काम खत्म किया था। रात के सन्नाटे ने पूरे गांव को अपनी नरम चादर में समेट लिया था। खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे हर सांस, हर आहट सुनाई दे सकती हो। ज़ैनब बीबी अपनी दवाइयां लेकर सो चुकी थीं। वो चारपाई पर बेसुध पड़ी थीं। उनके चेहरे पर सुकून की एक धुंध सी छाई हुई थी। महविश भी अपने कमरे में आकर लेट चुकी थी। चांदनी खिड़की से झांककर फर्श पर पड़ी थी। वो पलंग पर लेटी छत को तक रही थी। जहन में बार बार वो अजनबी नौजवान आ रहा था। उसकी नीली आंखें, उसकी नरम मुस्कुराहट और वो लम्हा जब उसने उसका नाम लिया था बिना बताए। क्या वाकई मैंने नाम नहीं बताया था? वो खुद से सवाल करने लगी। जाने कितनी देर यूं ही सोचते सोचते नींद ने उसकी पलकों पर बोझ डाल दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतर गई। लेकिन चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि एक मानूस खुशबू ने उसके नथुनों को छुआ। वही
जो कल रात आई थी। साथ ही फिर से वही हल्की, मध्यम और सरीली आवाज, जैसे कोई बहुत दूर बैठा कोई पुराना साज छेड़ रहा हो। महविश एकदम चौंक कर उठ बैठी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ये क्या है? फिर वही खुशबू, फिर वही आवाज। वो जल्दी से बिस्तर से उठी, दबे कदमों कमरे का दरवाजा खोला। सहन में घुप अंधेरा था, सिर्फ चांदनी के हल्के हल्के साए थे। हवा रुकी हुई थी, जैसे वक्त थम सा गया हो, लेकिन खुशबू अभी भी थी। और आवाज, वो आवाज अब और भी साफ हो चुकी थी। महविश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा गई, मगर तजस्सुस, जिज्ञासा उसके कदमों में जान डाल चुका था। वो धीरे धीरे कदम उठाती उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां वो अजनबी नौजवान ठहरा हुआ था। जैसे जैसे वो करीब आती गई, आवाज की शिद्दत बढ़ने लगी। दिल अब हलक में आ गया था। जब वो कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंची, उसे यकीन हो गया, ये आवाज वहीं से आ रही है। उसने होले से दरवाजे पर हाथ रखा और आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुई। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, आवाज बंद हो गई। खुशबू भी जैसे हवा में टहलील हो गई हो। कमरा बिल्कुल साकित था, हर चीज अपनी जगह पर। एक कुर्सी, एक मेज, एक बिस्तर, और कुर्सी पर वो नौजवान बैठा था। हाथ में एक भारी सी किताब थी, जिसके औराका पर अजीब सी सुनहरी तहरीरें चमक रही थीं। वो कुछ पढ़ रहा था, गहरी तवज्जो से। महविश के कदमों की आहट पर वो चौंक गया। उसने फौरन सर उठाया। आप? महविश झिझक गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर जल्दी से बोली, नहीं, वो मैं बस ये देखने आई थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नौजवान ने कुछ लम्हे उसे देखकर कहा, नहीं शुक्रिया, सब कुछ ठीक है। महविश की जुबान बंद हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। आधी रात को मैं यहां, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? उसने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और बिना कुछ कहे पलट गई। कमरे से निकलते ही दिल की धड़कन और तेज हो गई, जैसे वो कोई गलती कर बैठी हो। वो सीधी अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और चारपाई पर बैठकर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। क्या पागल हो गई हूं मैं? ये मैं क्या कर रही हूं? वो खुद को डांटने लगी बार बार। फिर उसने हाथ उठाए और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया। दिल अब भी धड़क रहा था, मगर विर्द करते करते उसकी सांसें धीमी होने लगी। आंखों पर बोझ बढ़ने लगा और वो धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। फिजा में एक खामोश सुकून सा बिखरा हुआ था। परिंदों की चहचहाहट और दूर से आती गाय की आवाज, गांव की सुबह का मानूस मंजर था। महविश ने आंखें खोली, कुछ देर छत को देखती रही, फिर बिस्तर से उठी और किचन की तरफ चल दी। हल्की सी थकन उसके चेहरे पर थी, मगर आंखों में कुछ और ही था। वही सोच, वही परसरार एहसास जो पिछली रात उस पर छाया हुआ था। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, चूल्हे में लकड़ियां जलाईं, तवा रखा, पराठे बनाए। फिर वो अपनी माँ के पास गई, नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। अम्मा उठ जाई, नाश्ता तैयार है। जैनब बीबी ने आंखें मलते हुए कहा। हाँ बेटी, जाग गई तू? जी अम्मा, और वो मेहमान भी होगा ना, उसको भी जगा दूं? दोनों माँ बेटी उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां वो नौजवान सलमान रात को ठहरा था। महविश ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। खामोशी। फिर एक और बार। अब भी कोई आवाज नहीं आई। शायद सोया हुआ हो। जैनब ने सरगोशी की। महविश ने आहिस्तगी से दरवाजा खोला, अंदर झांका और ठिठक गई। कमरा खाली था। वो अंदर गई, चारों तरफ देखा। नौजवान कहीं नहीं था, मगर वही खुशबू, वही मानूस, अजीब सी दिल को छूने वाली खुशबू अब भी कमरे में बसी हुई थी। अचानक उसकी नजर मेज पर पड़ी एक तहशुदा चिट्ठी पर गई। उसने चिट्ठी उठाई, कांपते हाथों से खोली और पढ़ना शुरू किया। अस्सलामु अलैकुम, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सलमान है। मुझे अचानक एक जरूरी काम के लिए जाना पड़ा, इसलिए बिना बताए रवाना हो रहा हूं। मगर फिक्र न करें, शाम को फिर मुलाकात होगी। खैर ख्वाह सलमान। चिट्ठी पढ़कर महविश कुछ देर खामोश खड़ी रही। सिर्फ एक लफ्ज उसके होंठों पर उभरा, सलमान। एक अजीब सा एहसास दिल में उतरा, न मुकम्मल सुकून, न मुकम्मल बेचैनी, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। वो बाहर आई तो माँ ने फौरन सवाल किया, बेटी वो नौजवान कहाँ गया? चला गया अम्मा, कह रहा था शाम को फिर आएगा।
2-3 दिन रुकेगा यहाँ? उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। ज़ैनब बीबी ने कुछ सोचा, फिर सर हिला दिया। चलो, मेहमान है, जो भी है रब की रजा। महविश ने जल्दी से काम समेटा, टोकरी में आम रखे और बाजार की तरफ रवाना हो गई। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे अचानक महसूस हुआ कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। औरतें रास्ता बदल रही थीं, कुछ उसकी तरफ देखकर सरगोशियां कर रही थीं। अस्तगफिरुल्लाह, यही रह गई थी जो अब ये भी देखना पड़ा। हमारी बेटियां तो इसके साथ कहीं नहीं जाएंगी। महविश का दिल जैसे डूबने लगा। वो हैरान थी, आखिर ये सब क्यों, क्या हो रहा है? जब वो बाजार पहुंची, वहां की फिजा और भी भारी थी। लोग उसे घूर रहे थे, जैसे कोई गुनहगार गुजर रहा हो। फिर एक औरत उसके करीब आई, आवाज तेज करके बोली, शर्म नहीं आती तुझे? क्या यही तरबियत दी है तुम्हारी माँ ने? गैर मर्द को घर में रखती हो और रातों को उसके साथ? महविश की रूह कांप गई, उसके कदमों तले जमीन निकल गई। ये क्या कह रही हैं आप? उसने कांपती आवाज में कहा। हमने खुद देखा है, रात गए तुझे उसके कमरे से निकलते हुए, अब हमें शर्म सिखाएगी तू? ये कहते ही वो औरत गुस्से से वहां से चल दी। महविश की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे सारा गांव उस पर टूट पड़ा हो। उसने आसपास देखा, सिर्फ नजरें थीं, इल्जाम, नफरत, तंग नजरी। टोकरी उसके हाथों में थी, मगर दिल खाली हो चुका था। चंद ही लम्हों में वो अपना सारा वकार, सारी मेहनत, सब कुछ गंवा चुकी थी, सिर्फ एक बुनियादहीन इल्जाम की वजह से। दिल टूट चुका था। वो बमुश्किल 10 मिनट वहां रुकी और फिर रोते रोते गिरते कदमों से घर की तरफ लौटने लगी। महविश की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। गांव की तंग और तारीक गलियों में वो धुंधली निगाहों से बमुश्किल रास्ता देख रही थी। उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ था, बेबसी, बेइज्जती और वो इल्जाम जो उसके दामन पर लगा दिया गया था, जैसे वो दिनों की नहीं, सदियों की थकन हो। इसी सुनसान गली में, जहां वो हमेशा तन्हा और पुरसुकून गुजरती थी, आज हर कदम भारी महसूस हो रहा था। अचानक दूर से एक साया उभरा, वही नौजवान सलमान। मगर आज उसके चेहरे पर वो मामूल की नरमी नहीं थी, एक अजीब सी सख्ती, एक झुंझलाहट थी। जैसे ही वो करीब आया, उसने गहरी निगाहों से महविश की तरफ देखा। क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक हैं? महविश घबरा गई, जल्दी से अपनी आंखों के किनारों से आंसू पोंछे। कुछ नहीं, बस आंख में कुछ चला गया था। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। और आप बिना बताए चले गए थे, कहाँ गए थे आप? सलमान ने थोड़ा तवक्कुफ किया, नजरें मोड़ते हुए बोला, कुछ काम था, जरूरी। महविश ने नजरें चुरा ली। दिल में वही डर बस गया था, अगर फिर किसी ने देख लिया तो फिर क्या इल्जाम लगेगा? वो खामोशी से बोली, अच्छा मैं चलती हूं, मुझे घर जाना है। और वो तेज कदमों से घर की तरफ चल दी। सलमान की निगाहें उसके पीछे देर तक ठहरी रहीं। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा था, न मोहब्बत न गुस्सा, कुछ ऐसा जिसे महविश कभी समझ नहीं पाई थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब अचानक महविश के घर के बाहर शोर सा सुनाई दिया। उसने दरवाजा खोला तो चंद औरतें वहां खड़ी थीं। कुछ घबराहट, कुछ हैरानी उनके चेहरों पर थी। एक लड़की ने बेतकल्लुफ कहा, अरे तुझे पता है जरीना चाची मर गई हैं? महविश के कदमों तले जमीन खिसक गई। बेइख्तियार उसने कहा, अरे आज ही तो बाजार में मिली थीं मुझे और बिल्कुल ठीक थीं, अचानक क्या हो गया उनको? महविश की आंखों में हैरानी थी। लड़की बोली, हाँ सब हैरान हैं। वो बाजार से वापस आ रही थीं और गांव की सुनसान गली में उनकी लाश मिली है। किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। महविश के हाथ से दरवाजे की चौखट छूट गई। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। एक खौफ की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। ये क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्यों? उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा गहरा होने लगा था। वो नौजवान सलमान फिर आया। ज़ैनब बीबी ने उसे मामूल के मुताबिक अंदर बुला लिया। खाने की मेज पर खामोशी थी, सिर्फ चम्मचों की हल्की आवाजें थीं। खाने के बाद सब अपने बिस्तरों की तरफ चले गए। रात के अंधेरे ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। महविश ने बिस्तर पर लेटते हुए आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया। दिल में अजीब बेचैनी थी। आंखें बंद करते ही उसे एक बार फिर वही मानूस खुशबू महसूस हुई। दिल धड़कने लगा। फिर वही सरीली मध्यम आवाज,
निहायत खूबसूरत मगर दिल को कपकपाने वाली। महविश फौरन बिस्तर से उठी, दिल जैसे पसलियों से बाहर आने को था। उसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला और सहन में झांका। अंधेरा था, मुकम्मल सन्नाटा, सिर्फ वो खुशबू, वो आवाज। दिल थाम कर वो दबे कदमों उसी कमरे की तरफ बढ़ी जहां सलमान रुका था। दरवाजे के करीब पहुंची, आवाज और ज्यादा वाजह हो गई थी। महविश ने कान लगाया। कोई गुनगुना रहा था, जैसे कोई बहुत पुरानी जानी पहचानी धुन हो, लेकिन जबान समझ से बाहर थी। उसने थोड़ा सा दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हुई, मगर सामने के मंजर ने उसके कदमों तले से जमीन ही खींच ली थी। वह दरवाजे की चौखट में खड़ी छुप कर देखने लगी। वही नौजवान कुर्सी पर बैठा हुआ था और कुछ गुनगुना रहा था, मगर वह कोई इस वक्त आम इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी और उसका पूरा जिस्म किसी जिन की तरह था। वह कोई जिन लग रहा था। महविश के हाथ पांव कांपने लगे थे। उसको देखकर उसको लगा कि अभी ही वह बेहोश हो जाएगी। ये मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वह बेख्तियार वहां से पलटी। उसी लम्हे उस नौजवान जिन ने भी पलटकर महविश को देखा। महविश की आंखों में खौफ था और वह भागते हुए अपने कमरे में आ गई और कमरे को कुंडी लगाकर चारपाई पर बैठ गई। दिल तेजी से धड़कने लगा और जल्दी जल्दी वह आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। जो उसको दुआएं उस वक्त याद थीं, वह दिल ही दिल में पड़ती जा रही थी। उसी लम्हे उसने देखा कि दीवार में से एक साया नमूदार होकर उसके पास आ रहा था। वह खौफ से चीख भी नहीं पाई थी। उसने जल्दी से कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया। महविश ने देखा कि जैसे ही उसने कुरानी आयात का विर्द शुरू किया, वह साया एक एक कदम पीछे हटने लगा था। उस जिन ने बेख्तियार महविश से कहा, बंद करो ये पढ़ना, मुझे तकलीफा हो रही है। महविश ने कहा, नहीं, मैं नहीं पढ़ना बंद करूंगी, और उसने और तेज पढ़ना शुरू कर दिया था। वह जिन दिल पर हाथ रखते हुए पीछे हट रहा था कहने लगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी बात सुनो। मगर महविश को उस वक्त अपनी जान की परवाह थी और अगले ही लम्हे वह साया फिर से गायब हो गया। महविश कितने ही घंटे ऐसे ही बैठी रही और कुरानी आयात का विर्द करती रही। न जाने कब उसकी आंख लगी, उसे खबर ही नहीं हुई थी। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली तो बेख्तियार उठ बैठी थी। रात का एक एक मंजर उसकी आंखों में ताजा होता चला गया। वो सब क्या था? क्या वह इंसान नहीं था? वह जिन था। मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। उसी वक्त उसकी नजर मेज पर पड़े एक खत पर गई थी। उसने वह पर्चा उठाया और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पढ़ती जा रही थी, उसकी आंखों में हैरानी और खौफ फैलता जा रहा था। खत में लिखा था, मेरा नाम राकेश है, मैं एक हिंदू जिन हूं। कुछ दिनों पहले ही तुम्हारे बाजार में आया था। तुम्हें देखते ही तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, नहीं मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। जो तुम्हें तकलीफ देगा मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। जिस औरत ने तुम्हें आज बातें सुनाई थी, देखा मैंने उसके साथ क्या किया। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मुझसे डरो नहीं। फकत तुम्हारा राकेश। ये सुनना था कि खत महविश के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था और बेइख्तियार वो बैठती चली गई। दिल तेजी से धड़कने लगा और खौफ से उसका दिल बंद हो रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह नौजवान एक जिन था जिससे दिल ही दिल में कहीं ना कहीं उसे मोहब्बत हो गई थी। उसी लम्हे ज़ैनब बीबी की आवाज महविश के कानों से टकराई, अरे महविश बेटी, कहाँ रह गई हो तुम? आज उठी क्यों नहीं? टाइम देखो, क्या हो रहा है? महविश ने जल्दी से खुद को संभाला और दरवाजा खोलकर बाहर आई। ज़ैनब बीबी ने परेशानी से महविश को देखा था, जिसका चेहरा सफेद हो रहा था। बीबी कहने लगी, खैरियत तो है बेटी? क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है? महविश उसी लम्हे अपनी माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। ज़ैनब बीबी परेशान हो गई कि अचानक ये क्या हो गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से महविश को खामोश करवाया और कहने लगी, बताओ बेटी, क्या हुआ है? महविश ने रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बता दी थी। ये सुनकर ज़ैनब बीबी की भी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा, बेटी, ये तो बहुत संगीन मामला लग रहा है। मैं आज ही मस्जिद के इमाम साहब से बात करती हूँ। इसके बाद ज़ैनब बीबी अपनी लाठी को थामते हुए मस्जिद के इमाम साहब के पास गई थी। वह उस वक्त मस्जिद के एक कोने में बैठे हुए थे और तस्बीह पढ़ रहे थे। ज़ैनब बीबी उनके पास गईं और कहने लगी, इमाम साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
मेरे साथ मेरे घर चलिए। इमाम साहब ने चौंक कर जैनब बीबी को देखा। उनके चेहरे पर परेशानी देखकर वह उनके साथ जाने पर राजी हो गए और उनके घर आ गए। सहन में आकर जैनब बीबी ने उनको चारपाई पर बिठाया और महविश उनके लिए चाय ले आई थी। जैनब बीबी ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात इमाम साहब को बता दी। ये सुनकर इमाम साहब कुछ लम्हे खामोश रहे और फिर संजीदगी से कहने लगे, ये मामला बहुत गंभीर लगता है। आज रात मैं उसी कमरे में छुप कर बैठूंगा। जैसे ही वह नौजवान आएगा मुझे इत्तला दे देना, लेकिन जैसे ही मैं कुरान मजीद की तिलावत शुरू करूंगा तुम सब भी मेरे साथ तिलावत शुरू कर देना। ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसको खत्म नहीं किया गया तो ये जिन बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा।